नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कार्तिक तिवारी और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल वी टेल में। तो दोस्तों, आज मैं पेश हुआ हूँ एक बहुत ही संगीन मुद्दे को लेकर, जो हाल फिलहाल में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने बहुत ही कम उम्र में अपना घर त्याग दिया और बाहर शहर में आकर रहने लगी, जिससे कि वो अपने घर वालों को आर्थिक मजबूती प्रदान कर सके और अपने घर वालों का सहारा बन सके। लेकिन कैसे वह आगे चलकर एक वैसी दरिंदे का शिकार बन गई जो ताकत के नशे में चूर था, और उसी वैसी दरिंदे ने उसकी जबरन हत्या कर दी। तो दोस्तों, चलिए इस कहानी में थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं। जिस लड़की की मैं बात कर रहा हूं उसका नाम था अंकिता भंडारी, जिसकी अभी हाल ही फिलहाल में मृत्यु हुई है। और इस मृत्यु के पीछे काफी सारे कारण रहे हैं, जिसको हम धीरे धीरे आगे इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, अंकिता भंडारी, जिसकी उम्र मात्र 19 साल थी, वो उत्तराखंड के श्रीकोट गांव से आती थी और उसने 12वीं में 88% अंक लाकर अपनी 12वीं पास करी। पढ़ने में काफी होनहार थी, बहुत ही काबिल लड़की थी वो। फिर 12वीं के बाद उसने होटल मैनेजमेंट का कोर्स करा और उसी के चलते वह बाहर ऋषिकेश के पास, या यूं कह लीजिए ऋषिकेश से 8 किलोमीटर दूर एक रिजॉर्ट में आके एक रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करने लगी। तो दोस्तों, जिस रिजॉर्ट की बात कर रहा हूं उस रिजॉर्ट का नाम था वंतारा रिजॉर्ट, और इस रिजॉर्ट का मालिक कोई आम आदमी नहीं थे। इस रिजॉर्ट का मालिक का नाम था पुलकित आर्य, जो कि बीजेपी के बहुत ही बड़े मंत्री के बेटे थे। और चूंकि इनके पिता ही खाली एक मंत्री के तौर पर कार्यरत नहीं थे, इनके बड़े भैया अंकित आर्य, वे भी बीजेपी में एक दर्जा प्राप्त राज्य के तौर पर कार्यरत हैं। तो दोस्तों, जो इनका रिजॉर्ट था, क्योंकि इनकी उठबैठ काफी सारे बड़े लोगों के साथ थी, इनके रिजॉर्ट में काफी सारे वीआईपी का आना जाना लगा रहा करता था। उन वीआईपी को ये वीआईपी सर्विस प्रदान करते थे, या यूं कह लीजिए वीआईपी सर्विस देने के नाम पर काफी सारे गलत कार्यों को अंजाम दिया करते थे, जैसे नशीले पदार्थों को सप्लाई करना, लड़कियों को जबरन शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करना, एवं ऐसे कई सारे कार्य थे। तो कहीं ना कहीं पुलकित आर्य के मन में जब यह आया कि क्यों ना मैं अंकिता भंडारी, जिस लड़की की अभी इन्होंने हत्या कर दी, उसको भी इस काम में शामिल कर लूं। तो दोस्तों, शुरुआत में तो अंकिता भंडारी को यह बस संकेत दिए गए पुलकित आर्य द्वारा कि इस काम में आप हमारे साथ शामिल हो जाओ, हमारे जो वीआईपी गेस्ट आते हैं उनको वीआईपी सर्विस दो। मगर शुरुआत में अंकिता भंडारी इनको नजरअंदाज करती रही। शायद उनके मन में ये होगा कि जब तक ये बात सामने नहीं आती है या खुल के वो नहीं कहते, तब तक कुछ इसका विरोध करने से कोई फायदा ना हो। क्यों किया जाए ऐसा इसका विरोध? कहीं ना कहीं उनके मन में भी डर था। तो दोस्तों, फिर ऐसे धीरे धीरे करके कुछ समय बीतता है। पुलकित आर्य जो उनके मन में विचार चल रहे थे उन्हें साफ शब्दों में बयान करने लगते हैं। तो पुलकित आर्य एक मसौदा लेकर अंकिता भंडारी के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमारे रिजॉर्ट में कुछ वीआईपी गेस्ट आने वाले हैं और उन वीआईपी गेस्ट्स को आप वीआईपी सर्विस दो, या यूं कह लो कि शारीरिक संबंध बनाओ। अब आप एक 19 साल की लड़की जो इस दुनिया से, इस शहर से, यहाँ के वातावरण से अनजान है, एक 19 साल की लड़की की क्या समझदारी होती है दोस्तों? उसके सामने ऐसा प्रस्ताव रखना, उसके सामने ऐसी बातें कहना, ये दरिंदगी के सबूत नहीं तो और क्या है दोस्तों? बल्कि पुलकित आर्य ने तो यहां तक कहा कि आप उनको वीआईपी सर्विस दो या शारीरिक संबंध बनाओ, उसके बदले में हमारे जो वीआईपी गेस्ट हैं वो आपको 10,000 रुपए देंगे। अब इन्हीं बातों से ये साफ जाहिर होता है कि पुलकित आर्य की मानसिकता किस तरह से गंदी थी।
फिर जब ये बात का विरोध करने लगी अंकिता भंडारी, उन्हें इस बात को सुनकर बहुत बुरा लगा और उन्होंने इस बात की काफ़ी कड़े शब्दों में निंदा करी और कहा कि अगर मैं गरीब हूँ तो तुम क्या समझते हो कि मैं 10,000 रुपये में बिक जाऊंगी। ये बात उन्होंने अपने एक खास दोस्त जिसका नाम पुष्प था, वह लड़का जम्मू कश्मीर का रहने वाला था, उसको भी बताई व्हाट्सएप चैट के द्वारा, कॉल्स के द्वारा। और फिर बीच में पुलकित आर्य से उनका झगड़ा भी हुआ, अंकिता भंडारी का। फिर जब इस बात पर काफ़ी गहमा गहमी हुई, काफ़ी मनमुटाव हुए, तो पुलकित आर्य ने उनको दोबारा एक बार समझाने की कोशिश करी। जब पुलकित आर्य द्वारा दोबारा समझाने की कोशिश की गई तो अंकिता भंडारी ने साफ शब्दों में अपने मन का विचार प्रस्तुत किया और कहा कि अगर आप मुझे इस चीज़ को लेकर उकसाओगे तो मैं आपके जो रिजॉर्ट का जितना भी आप लोग काला कांडी कर रहे हो या यहाँ पे जो भी गलत काम होते हैं, मैं उन सबको जनता के सामने ला दूंगी। इस बात से डरकर पुलकित आर्य और उनके मैनेजर अंकित और उनके एक और दोस्त एक बाइक एक स्कूटी और ये अंकिता भंडारी और ये 3 लोग ऋषिकेश की तरफ निकलते हैं। फिर ये रास्ते में एक बांध के पास रुककर दारू पीते हैं, जो चिला नहर का बांध था दोस्तों। यह बांध या ये कह ले चिला नहर उनके रिजॉर्ट से और ऋषिकेश के रास्ते के बीच में पड़ती है। वहाँ ये लोगों ने दारू का सेवन किया। ये फिर आपस में फिर ये बहस करने लगे अंकिता भंडारी से, उनकी झड़प तक हो गई और इसी झड़प में अंकिता भंडारी को पुलकित आर्य ने उस नहर में फेंक दिया। इसी झड़प के दौरान पुलकित आर्य का फोन भी उसी नहर में गिर जाता है। पुलकित आर्य वापस अपने रिजॉर्ट में आके सो जाते हैं और अगले ही दिन खुद स्वयं जाकर पुलकित आर्य द्वारा एक राजस्व पुलिस थाने में FIR दर्ज कराई जाती है अंकिता भंडारी के गायब होने की। पुलकित आर्य फिर अंकिता भंडारी के माँ बाप को भी आगाह करते हैं कि अंकिता रात से गायब है और मेरा फोन लेकर भी चली गई है और अब तक वो वापस नहीं आई। तो इस बात को सुनकर अंकिता भंडारी के माँ बाप भी काफ़ी सारी चिंता से जूझ रहे होते हैं कि अगले ही दिन वो भी वहाँ पर आ जाते हैं। फिर वो जब पुलकित आर्य से मिले, फिर वो सीधा उस पुलिस थाने में गए जहाँ पर पुलकित आर्य द्वारा अंकिता भंडारी की गायब होने की रिपोर्ट लिखाई गई थी। जब वे वहाँ पहुँचते हैं तो उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। कहीं ना कहीं इसका कारण यह था कि पुलकित आर्य एक बहुत ही बड़े परिवार या यूँ कह लीजिए बहुत ही मजबूत परिवार से संबंध रखते थे या ताल्लुक रखते थे। इस डर से पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। फिर जब पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती, कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता, तो अंकिता भंडारी के माँ बाप DM के पास जाते हैं। और इसी बीच कहीं ना कहीं अंकिता भंडारी का जो दोस्त था पुष्प, जो जम्मू कश्मीर का था, उसकी बात अंकिता भंडारी के माता पिता से होती है और वो उनको बताता है कि कैसे कैसे अंकिता भंडारी इस रिजॉर्ट में काम करने को लेकर परेशान थी, क्या क्या उसके साथ बदसलूकी करी जा रही थी, क्या क्या उसके सामने प्रस्ताव रखे गए, कैसी कैसी बातें हुई। ये सब कुछ कहीं ना कहीं पुष्प ने उनके माँ बाप को बता दिया, जिससे सीधा शक पुलकित आर्य पर जाता है अंकिता भंडारी के माँ बाप का। और वो DM के पास अपनी मुसीबत को लेकर, अपनी परेशानी को लेकर जाते हैं। और जब DM इनकी खबर सुनता है या यूँ कह जो इनके लड़की के साथ हुआ इस बात को सुनता है, तो कहीं ना कहीं DM के मन में भी ये आता है कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है और ये लड़की गायब नहीं है, कहीं ना कहीं इसकी एक साजिश के तहत हत्या करी गई है। DM फिर पुलिस को ठोस कदम उठाने के साफ निर्देश देता है एवं इस निर्देश के बाद पुलिस मात्र 24 घंटे के अंदर अंदर लाश भी ढूंढ लेती है दोस्तों और पुलकित आर्य को गिरफ्तार भी कर लेती है। और यहां पर पुलकित आर्य अपना बयान देते हैं कि हाँ, मैंने अंकिता भंडारी को मारा है, लेकिन वे ये नहीं बताते कि क्यों मारा। वे बताते हैं कि बस एक आम सा मुंह बहस हुई थी, आम सी झगड़ा हुआ था और इसी के चलते अंकिता
को उसने उस नहर में धक्का दे दिया। मगर यहां पे भी पूरी सच्चाई सामने नहीं आई दोस्तों। पुलकित आर्य को गिरफ्तार कर लिया था, अंकिता भंडारी की लाश को भी प्राप्त कर लिया था। अंकिता भंडारी की लाश जहां पर फेंकी गई थी वो 24 सितंबर को उनकी लाश मिलती है एक चीला पावर हाउस के पास जाकर। अब उनकी मृत्यु हुई 18 सितंबर और लाश मिलती है 24 सितंबर, मात्र जहां पर उन्हें फेंका गया था उससे 8 किलोमीटर दूरी पर। तो दोस्तों 6 दिन में लाश खाली 8 किलोमीटर तक पहुंची। इसके पीछे काफी सारे कारण हो सकते हैं, क्या पता कहीं लाश अटक गई हो या कुछ और कारण हो। मगर जब उनकी लाश को प्राप्त कर लिया जाता है और पुलकित आर्य उसके बाद और घबरा जाते हैं, क्योंकि दोस्तों जब तक लाश नहीं तब तक मर्डर का जो केस है वह साबित नहीं हो सकता था। कोई भी कह सकता है दोस्तों कि कहाँ है लाश, ला के दिखाओ, मैंने कहाँ मर्डर किया। तो लाश मिलने के बाद इस केस को और मजबूती प्राप्त हुई। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों आप यहाँ पे एक प्रशासन की बहुत बड़ी गलती को देखेंगे कि जिस रिजॉर्ट में इतने सब गलत काम होते थे उस रिजॉर्ट को रातों रात ही गिरा दिया जाता है। और इस रिजॉर्ट को गिराने के पीछे ये कारण बताए जाते हैं कि यह रिजॉर्ट अवैध भूमि पर बना हुआ था। तो मेरा प्रशासन से एक सवाल है कि रिजॉर्ट तो इतने सालों से वहां पर था और कोई छोटी मोटी चीज तो है नहीं, तो तब इसे क्यों नहीं ध्यान दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन की गलती थी। उस रिजॉर्ट के द्वारा ना वहां पर कोई फोरेंसिक टीम पहुंचती है, ना कोई जांच टीम, कोई टीम वहां नहीं पहुंचती, उससे पहले ही उसे गिरा दिया जाता है। अगर वो रिजॉर्ट होता तो हमें काफी सारे और सबूत भी मिल सकते थे जिससे इस केस को और मजबूती मिलती। लेकिन चलिए, अब दोस्तों यहां आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि ये राजस्व पुलिस क्या होती है। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जो हमारे देश का पुलिस प्रशासन है वो ब्रिटिशरों द्वारा लाए एक बिल, एक कानून के तहत काम करता है जो 1861 में लाया गया था। हाँ दोस्तों, 1861 में जो कानून आया था उसी के तहत आज का हमारा पुलिस प्रशासन काम करता है। लेकिन उसी समय एक कानून और आया था राजस्व पुलिस का, ये कानून उसी समय का है। राजस्व पुलिस की बात आपको मैं बताऊं, उत्तराखंड ये सब ऐसे आदि लोग जो टैक्स कलेक्टिंग का काम करते थे उनको पुलिस प्रशासन ने अब कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम सौंपा गया। और फिर जब अंग्रेज चले गए तो ऐसे तो बहुत सी जगह पर वो, लेकिन वहां ये सब कानून बदल गए। लेकिन उत्तराखंड में ये कानून आज भी मौजूद है। इसका 2018 में विरोध भी किया गया। हाई कोर्ट द्वारा ये साफ निर्देश दिए गए कि जो राजस्व पुलिस व्यवस्था है उसको नष्ट कर दिया जाए या खत्म कर दिया जाए, एवं सामान्य पुलिस जो हर राज्य में स्थित है उसी की तरह वहां भी एक पुलिस प्रशासन का निर्माण किया जाए। लेकिन फिर इसको चैलेंज कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट में उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा। इसी का और ये केस आज भी पेंडिंग है। इसी वजह से आज भी जो ये राजस्व पुलिस और आम पुलिस, ये दोनों व्यवस्था उत्तराखंड में मौजूद है। तो कहीं ना कहीं ये पुलिस वालों के द्वारा इस लाश को ढूंढने में इसलिए देरी हुई क्योंकि आप ही बताइए दोस्तों, उत्तराखंड के अंदर जहां पर राजस्व पुलिस व्यवस्था अभी इस वर्तमान में मौजूद है, अब आप एक लेखाकार से, एक कानून गो से क्या उम्मीद करते हैं कि वो लाश ढूंढ पाएगा जब उनके पास कोई रिसोर्स नहीं, उनके पास कोई संसाधन नहीं, उनके पास कोई टीम नहीं, उनके पास कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं। तो दोस्तों इसका तो कोई तुक ही नहीं बनता कि वो इस कार्य को सफलतापूर्ण कर पाते। फिर जब ये केस डीएम द्वारा आज सामान्य पुलिस को सौंपा गया तो तुरंत ही 24 घंटे में इसके सारे पहलू सामने आ गए। अब पुलकित आर्य वर्तमान में जेल में है, उन पर कार्रवाई की जा रही है। इस केस को लेकर बहुत सारे धरना प्रदर्शन,
बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, काफ़ी सारी पार्टियां इसके विरोध में हैं। देखते हैं दोस्तों कि आगे इस केस में क्या सुनवाई होती है और ये फैसला कहाँ तक जाता है। धन्यवाद दोस्तों। आपको आज की मेरी ये कहानी अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और हाँ दोस्तों, आपके मन में अगर इस केस को लेकर और कोई सवाल उठता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।